नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वरासत का नियम से रिलेटेड है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे जो नए भाई चयनित हुए थे कि वरासत का नियम क्या है, कैसे फॉलो किया जाता है? क्योंकि भाई जिनको चार्ज दे दिया गया है उनके पास सभी के पास किसी के पास एक आध ज़रूर ही वरासत के केस आ गए हैं। और सब ये चीज़ बहुत से लोगों में सुनी जा रही थी कि क्या वरासत जैसे डिफ़ॉल्ट होती है या उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो क्या कोई कार्रवाई होगी? इस बारे में हम जो डिटेल से पूरा वीडियो बनाएँगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं पूरा टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ इस ऊपर मतलब एग्ज़ैक्ट वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा कहाँ क्या प्रावधान है, कैसे आप क्या वर्क करेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वरासत क्या है? पहली चीज़ तो ये देखते हैं। दोस्तों, वरासत जब कोई व्यक्ति मृत्यु का प्राप्त होता है, मृतक होता है, तो उसके जो वारिसों का नाम की जो संपत्ति को ट्रांसफ़र की जाती है, उसे हम वरासत कहते हैं। जो संपत्ति ट्रांसफ़र की जाती है, इसे ट्रांसफ़र या इसे भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, इसी को हम वरासत कहते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका प्रावधान कहाँ है। दोस्तों, इसका प्रावधान है उत्तर प्रदेश सॉरी दोस्तों, इसका प्रावधान है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) इसका प्रावधान दोस्तों इसमें किया गया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जैसे अब इसका प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता दो की धारा 30(1) में किया गया। इसमें दोस्तों कई प्रकार की धाराओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अब किस प्रकार से वरासत की जाएगी, जैसे ये है धारा 80 के तहत, धारा 108 के तहत, धारा 109 के तहत, धारा 110 के तहत। दोस्तों, इसमें क्या है कि धारा 108 क्या है कि पुरुष उत्तराधिकार नियम, मतलब कि यदि कोई संपत्ति पुरुष के नाम है तो किस प्रकार से ट्रांसफर की जाएगी, किसको किसको ट्रांसफर की जाएगी, कौन निकटतम उसका संबंधी होगा जिसके ऊपर ट्रांसफर की जाएगी। धारा 109 में महिला उत्तराधिकार नियम, मतलब उसके बाद धारा 110 भी महिला उत्तराधिकार नियम की। इसमें 109 में यह है कि यदि कोई संपत्ति जो महिला है उसको पैतृक, मतलब या तो उसके पति से प्राप्त हुई संपत्ति, उसका किस प्रकार से हस्तांतरण किया जाएगा। धारा 110 में यदि कोई महिला है उसके द्वारा स्वयं अर्जित की गई हुई संपत्ति को किस तरह हस्तांतरण किया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया। दोस्तों, इसको हम आगे में डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, अब जो कि है सब कुछ ऑनलाइन सा हो गया है, तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना होता है। आधार कार्ड से हर एक चीज़ से या इसको वेरीफाई करेंगे। जो भी आवेदक होते हैं, हाँ, ये उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की पोर्टल है www.bor.up.nic.in, और दूसरी साइड www.vad.up.nic.in पर ये अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो आपके एरिया के लेखपाल होंगे उनके पोर्टल पे डायरेक्ट चला जाएगा, तो उनका काम होता है इसको वेरीफाई करना। दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा था कि भाई देखिए किस प्रकार संपत्ति डिवाइड होगी, तो हम थोड़ा 2005 उत्तराधिकार अधिनियम जो कि कोर्ट के द्वारा किया गया था उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देखते हैं। दोस्तों, ये है कि जो इसके बारे में बताया गया कि जो संपत्ति होगी, जैसे जो विवाहित महिला मतलब किसी मतलब पिता की संपत्ति हो, वो कब विवाहित पुत्री के नाम पे जाएगी। दोस्तों, उसका एक ही नियम है कि जैसे जो उस पिताजी थे। अब दोस्तों डिटेल से हम बताते हैं इसमें। जैसे मानिए एक पिता हैं, उनका नाम श्याम है, उनका नाम श्याम है सॉरी उनका नाम श्याम है। उनके उनकी एक पत्नी थी, राधा। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। तो मानिए उनके एक पुत्र का नाम राम, श्याम सॉरी राम, मानिए राम, लक्ष्मण और एक गीता, और एक पुत्री थी सीता। अब दोस्तों ये थे, मानिए श्याम के पास संपूर्ण संपत्ति का अधिकार था, इनका देहांत हो गया किसी कारणवश। अब ये संपत्ति किसके पास जाएगी, मानिए सीता की शादी हो गई है। दोस्तों, ये जो संपत्ति है ये सर्वप्रथम राधा के पास जाएगी। इसका जो इस 4 हिस्सों में संपत्ति बांटेगी, सीता के पास नहीं जाएगी क्योंकि ये विवाहित है। ये संपत्ति राम के पास जाएगी, लक्ष्मण के पास जाएगी, गीता के पास जाएगी और राधा के पास जाएगी। इन संपत्ति का बराबर बराबर 1/4 हिस्सा इन सभी के पास जाएगा। यदि अगर ऐसा होता है कि इनमें से जैसे ये श्याम भी नहीं है जिंदा, लक्ष्मण भी नहीं जिंदा है, राधा भी नहीं जिंदा है, गीता भी नहीं जिंदा जिंदा है, ये मतलब अभी वर्तमान में कोई नहीं, तब ये संपत्ति किसी विवाहित स्त्री के पास जाएगी। अगर इन सब में से कोई जिंदा है
तब ये संपत्ति उनके पास नहीं जाएगी। अब एक नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सर गीता, जब गीता की शादी हो जाएगी, जब अविवाहित है तभी तक इसके पास संपत्ति रहेगी, जब गीता की शादी हो जाएगी तो ये संपत्ति दोबारा उनके पास ट्रांसफर कर दी जाएगी, मतलब जितने इसके खातेदार हुए, मतलब जैसे राम, श्याम और लक्ष्मण, और यदि उनकी माता जी जिंदा है तो दोबारा इनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। ये था, मतलब विवाहित पुत्री का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तभी है जब उसका कोई अवलक खातेदार जो जितने भी हैं वो कोई जीवित ना हो। ये है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें 3 प्रकार के प्रपत्र यूज़ होते हैं। इसमें एक प्रपत्र होता है आरसी 9, आरसी 9 ए, आरसी 9 बी। दोस्तों आरसी 9 प्रपत्र क्या होता है? इसमें दोस्तों आवेदक क्या होता है, अपना संपूर्ण डिटेल अच्छे से भर के सिग्नेचर करके लेखपाल के पास जमा करता है, मतलब अब ऑनलाइन ही होता है, इसे आरसी पत्र 9 ए कहते हैं। उसके बाद 9 ए में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लेखपाल इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद हाँ कहता है कि हाँ ये सही है, अपनी आंखें लगा के कानूनगो के पास ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद कानूनगो इसको देता है, क्योंकि कानूनगो कोई वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो लेखपाल की आख्या के आधार पर ही इसको आगे आदेश करके पारित कर देता है। दोस्तों अब हम देखते हैं इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों आगे चलते हैं। इसको जारी करने के लिए सर्वप्रथम जितने भी मृतक के आश्रित हैं सभी का आधार कार्ड, सभी मृतक का आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या होती है कि उनके जितने वारिस हैं, आश्रित है, वारिस जो भी कहिए, उसके बाद क्या होता है उनका जो मृतक है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। अब जैसे दोस्तों हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो वहां से मिल जाता है, अगर कहीं घर पे मृत्यु हुई है तो उसको आप साइबर कैफे पे जाके अप्लाई करते हैं, जो कि आपको ब्लॉक में जो आपके सचिव होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है। और दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, उसके बाद आपका ये हुआ परिवार की रजिस्ट्री की नकल, परिवार की रजिस्ट्री की नकल। ये भी दोस्तों आपको ब्लॉक के रजिस्ट्री रजिस्ट्री की नकल, दोस्तों ये भी आपको ब्लॉक के द्वारा ही सचिव जो होते हैं जिन्हें वीडियो कहते हैं उनके द्वारा आपको प्राप्त की जाएगी। वहीं ये दोनों ब्लॉक से ही आपको मिलते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट लेके आपको आरसी प्रपत्र 9 के तहत आपको इसको अप्लाई कर देना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें कानूनगो का कार्य क्या होते हैं। दोस्तों इसमें कानून जो प्रपत्र आरसी 9 में होता है उसको लेखपाल जब वेरीफाई कर देता है, उसके बाद ये ऑनलाइन उसके बाद कानूनगो ये सब वेरीफाई होने के बाद कानूनगो एक इसको सबको ऑनलाइन फीड कराता है। उसके बाद एक वाद संख्या जनरेट होती है, इसमें हम मुकदमा नंबर भी कहते हैं, जो कि प्रपत्र आरसी सॉरी उसको जो उसके बाद प्रपत्र आरसी 9 बी जो होती है उसके ऊपर लिख दी जाती है। उसका कानूनगो का कार्य यही होता है कि उसको वेरीफाई करेगा लेखपाल को, वो अपना कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा लेखपाल के कार्यों के आधार पर। इस वजह से इसमें लेखपाल का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेन वर्क उसी का है, जमीन स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसके कितने खाते धारक हैं ये सब लेखपाल ही करेगा। उसके बाद ये जो होती है कानूनगो के बाद जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व निरीक्षक कहते हैं वो वेरीफाई कर देगा। उसके बाद ये चली जाती है रजिस्ट्रार कानून को, जहाँ पर सारी रजिस्ट्री का सारा लेखा जोखा रहता है, वो होता है रजिस्ट्रार कानून को। रजिस्ट्रार कानून को जो रिपोर्ट थी प्रपत्र था आरसी 9 बी, इस पे अपनी रिपोर्ट लगाएगा, और वो अपने का जो रिपोर्ट लगाने के बाद ये इसको अपने कार्यालय में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद इसको जो कानून को रजिस्ट्रार कानून को अपने जो मालिक अपने उसमें कार्यालय में ट्रांसफर करने के बाद अपने जो एक रजिस्टर वहाँ पर होता है जिसे मालिकाना रजिस्टर कहते हैं उसमें लिख देता है, और इस प्रक्रिया को अमल दरामद कहते हैं। अमल दरामद क्या होता है? वही प्रक्रिया की जब कानूनगो द्वारा पारित आदेशों को रजिस्ट्रार कानूनगो अपने अपने मालिकाना रजिस्टर में लिख लेता है, उसे अमल दरामद कहते हैं। ये किताब होती है। उसके बाद ये कानूनगो क्या कहता है कि रजिस्ट्रार कानूनगो क्या करता है कि ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट दे देता है, जो राजस्व परिषद की साइट पर ले जाके सब जो वहाँ की ग्राम खतौनी होती है उसमें फीड कर देता है राजस्व परिषद की साइट पर, और ये कुछ दिन बाद लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन में आपको ऑनलाइन शो होने लगता है कि हाँ अब ये संपत्ति जो पहले फला व्यक्ति के नाम पे थी अब वर्तमान में किसके कितने खाते धारक है, कितने व्यक्ति को हिस्से अब प्रदान किए गए हैं। ग्राम खतौनी में अपडेट कर देगा तो डायरेक्ट सारी जगह शो होने लगे, ऑनलाइन आप शो कर देते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी बहुत पूछ रहे हैं कि अगर वरासत गलत हुई या डिफॉल्ट हुई तो क्या कार्रवाई? दोस्तों जब से हम लोग तहसील में थे उसमें एक दो बार मैसेज हुआ कि भाई सभी लोग ध्यान से दें कि कोई वरासत डिफॉल्ट ना होने पाए।
डिफ़ॉल्ट ना होने पाए, क्योंकि भाई देखिए इस पे अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो सारी कार्रवाई लेखपाल के ऊपर की जाएगी सीधे तौर पर, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ अधिकारी है और वो इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो? अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।